हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे सेलिंग कॉस्ट की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने कहा था कि बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और जो सेलर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट करते हैं, हालांकि क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे कि सोप्स का एग्जांपल लिया था, तो लक्स नाम से केवल जो कंपनी ने ट्रेडमार्क ले रखा है वही कंपनी सोप को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन बाकी कंपनी भी उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी सोप्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, चाहे अलग नाम से करें, जैसे हमाम और ब्रिज। अब ऐसे में क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं प्रोडक्ट्स आपके, तो हर कोई फर्म अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना चाहती है, और ज़्यादा बेचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। तो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए उसे जो भी खर्चा करना पड़ेगा वो उसकी सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। अब ये सेलिंग कॉस्ट केवल इन्फॉर्मेटिव नहीं होती। इन्फॉर्मेटिव का मतलब है कि शुरू में आप सेलिंग कॉस्ट लगाते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, ताकि आप लोगों को जानकारी दे सकें कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये केवल इन्फॉर्मेटिव नहीं होती, बल्कि ये सेल्स प्रमोशन के लिए ज़रूरी होती हैं। यानी कि जितनी आप अच्छी एडवर्टीज़मेंट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल प्रमोट होती है, मार्केट में डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। अब अजम्पशंस हम क्या मानकर चल रहे हैं कि बायर्स का डिमांड और टेस्ट क्या है, चेंज किया जा सकता है। यदि आप अच्छी एडवर्टीज़मेंट बनाएंगे और उसका इन्फ्लुएंस आपके कंज्यूमर पर पड़ता है, तो वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर सकता है। दूसरा कि बायर्स को पूरा नॉलेज नहीं होता डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट का। अब मार्केट में कितने तरह के सोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्राइजेज़ हैं, पूरी तरह से बायर के नॉलेज में नहीं होती। जिन सोप्स की वो ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट देखेगा वो उसके डिमांड और टेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब डिफरेंस होता है आपकी सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, जो भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने पर खर्चा आ रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है, और उसी प्रोडक्शन को बेचने पर जो फर्दर खर्चा आ रहा है वो आपका सेलिंग कॉस्ट कहलाता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी आ जाएगी, स्टोरेज की कॉस्ट भी आ जाएगी, डिलीवरी की कॉस्ट भी आ जाएगी, जो प्रोडक्शन पर एक्सपेंडिचर है वो भी आ जाएगा। लेकिन सेलिंग कॉस्ट में क्या आएगा, एडवर्टीज़मेंट्स पर जो आप खर्चा कर रहे हैं वो सारा आपका सेलिंग कॉस्ट में आएगा। और जो पर्पज़ है वो भी अलग अलग होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिकली क्यों कर की जाती है, ताकि आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें और ज़्यादा मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकें। वहीं सेलिंग कॉस्ट क्यों लगाई जाती है, ताकि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकें। अब शेप ऑफ एवरेज सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं। हमने जब पीछे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शुरू किया था, हमने कहा था कि जितने भी आपके कॉस्ट कर्व्स पाए जाते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी से इन्फ्लुएंस करते हैं और यू शेप के कर्व पाए जाते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिर्फ एक ही नई कॉस्ट इंट्रोड्यूस होती है, वो है सेलिंग कॉस्ट। और यदि आप एवरेज सेलिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो वो भी यू शेप का कर्व पाया जाता है, जो डायग्राम में दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिया गया है, वाई एक्सिस पर सेलिंग कॉस्ट ली गई है, और यू शेप का आपका जो है डायग्राम दिखाया गया है एवरेज सेलिंग कॉस्ट के लिए, जो क्या बता रहा है कि शुरू में जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाएंगे, मान लीजिए आप इतनी कॉस्ट लगा रहे थे, इतना आउटपुट था, फिर आपने क्या किया, आउटपुट को बढ़ा दिया, तो सेलिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। फिर आप आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ाने से सेलिंग कॉस्ट आपकी और भी कम हो जाएगी। तो शुरू में जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं, उस सेल के हिसाब से आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो जाते हैं, और उस पॉइंट के बाद आप मिनिमम कॉस्ट अचीव करने के बाद जैसे जैसे आप और ज़्यादा आउटपुट को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी एवरेज सेलिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो शुरू में जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीज़मेंट करते हैं, तो उसके कारण आपका एडवर्टीज़मेंट का खर्चा कम आता है और आपके आउटपुट की सेल ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन एक लिमिट तक एडवर्टीज़मेंट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उस लिमिट के बाद जहाँ पर सेलिंग कॉस्ट आपकी जो एडवर्टीज़मेंट की है वो मिनिमम हो जाती है, एडवर्टीज़मेंट का इम्पैक्ट कम होने लगता है, और आपकी एडवर्टीज़मेंट का कॉस्ट, यदि आप उसके बाद भी एडवर्टीज़मेंट बढ़ाते चले जाएंगे तो एडवर्टीज़मेंट की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो आउटपुट आपका सेल हो रहा है उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलता। तो आपकी सेलिंग कॉस्ट शुरू में सेल के साथ साथ कम होती है, मिनिमम पर अचीव होगी, और उसके बाद सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू कर देती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेलिंग कॉस्ट और फर्म के इक्विलिब्रियम की।
अब सेलिंग कॉस्ट से फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं, डायग्राम से समझते हैं। आउटपुट लिया गया है एक्स एक्सिस पर, वाई पर कॉस्ट और प्राइस लिया गया है, और यहाँ पर हमने एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व बना दिया है किसी फर्म के लिए। ये एवरेज यू शेप की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ACP प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट आ रही है। फिर हम मानकर चलते हैं OQ आपका कोई आउटपुट है, जहाँ पर MCMR इक्वल है यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ये हम मानकर चल रहे हैं। ये आउटपुट आपका AR कर्व को B पॉइंट पर टच कर रहा है, B पॉइंट पर टच कर रहा है, तो आप इधर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, OA आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, और ये एवरेज कॉस्ट को C पॉइंट पर टच कर रहा है, तो Y एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ करने के बाद OD आपका क्या आ जाता है, एवरेज कॉस्ट आ जाता है। OA आपका एवरेज रेवेन्यू है, OD आपका एवरेज कॉस्ट है। OQ लेवल ऑफ आउटपुट के लिए जो हमने माना है कि हमारा कैसा आउटपुट है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है, तो रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, ये शेडेड एरिया क्या आ जाएगा, प्रॉफिट्स का। अब प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की सेल को और बढ़ाना चाहेंगे। तो पहले तो आप केवल प्रोडक्शन पर खर्चा कर रहे थे, फिर सेल को बढ़ाने के लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप सेलिंग कॉस्ट भी कुछ ना कुछ इनकर करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो आपका कॉस्ट कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन कॉस्ट कर्व तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा ही, जैसे आप प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने लगते हैं वैसे ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व AR1 से AR2 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। फिर हमने वही किया कि मान लिया इक्विलिब्रियम आउटपुट कोई OP है, ये OP आपके यहाँ H पर टच करता है एवरेज रेवेन्यू को, और G पर टच करता है एवरेज कॉस्ट को। तो एवरेज कॉस्ट कम है और एवरेज रेवेन्यू आप देख सकते हैं ज़्यादा है, फिर से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो प्रोड्यूसर को लालच आएगा कि वो अपने सेल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, वो और ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर करेगा, और ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर करेगा, उसका एवरेज कॉस्ट का फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी प्रोडक्ट की, जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट बढ़ेगी तो एवरेज रेवेन्यू कर्व भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और फिर से हम मानेंगे कि OL आपका कोई लेवल ऑफ आउटपुट है जहां इक्विलिब्रियम अचीव किया गया है, जो आपके AR को J पर काटता है और AC कॉस्ट को K पर काटता है। तो ये जो शेडेड एरिया है फिर से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का आ जाता है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ को बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट इनकर करता है, हैवी एडवर्टीजमेंट करता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है एवरेज रेवेन्यू पर। आपका एवरेज रेवेन्यू बढ़ जाता है, आपकी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, वहीं आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि आपके बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है कि कहाँ तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपके मार्केट में बढ़ सकते हैं। एक लेवल के बाद आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एलिमिनेट होने शुरू हो जाते हैं। क्यों आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एलिमिनेट होने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर एडवर्टीजमेंट के कारण आपको जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो उतना ही होगा जितना कि आप का खर्चा बढ़ रहा है। तो आपका खर्चा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ने लग जाएगा जिस प्रोपोर्शन में आपका प्रॉफिट अर्न बढ़ रहा है। और यदि सेम प्रोपोर्शन में प्रॉफिट और खर्चा बढ़ते हैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अपने आप मार्केट से एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये कौन सी सिचुएशन होगी? जहाँ पर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से जो टोटल खर्चा आ रहा है वो किसके इक्वल हो? एक एडिशनल यूनिट से के बेचने से जो आपको रेवेन्यू अर्न हो रहा है। यानी आपकी मार्जिनल कॉस्ट, एक एडिशनल यूनिट की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट यानी चेंज इन कॉस्ट कब आएगा? जब एक एडिशनल यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो जानी चाहिए? एडिशनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, यानी एक एडिशनल यूनिट आप मार्केट में बेच रहे हैं यानी मार्जिनल रेवेन्यू। तो जहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएंगे वहाँ पर ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएंगे और फर्दर सेलिंग कॉस्ट को इनकर करना प्रोड्यूसर बंद कर देगा।